इस बीच मिस्टर वी के शर्मा जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। शर्मा साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शर्मा साहब, कल हम ये बात कर रहे थे कि यार सारे के इवेंट जो है ना अब धीरे धीरे क्लोज हो गए, सारे चैप्टर क्लोज हो गए। अब आप सडनली क्यूरियस हैं, अब Q2 नंबर्स आएंगे। एग्जैक्टली सर, यहाँ से मार्केट की पहली चीज़ तो ये कि डायरेक्शन आप क्या देख रहे हैं, डाउन साइड, अप साइड, साइडवेज, और एग्जैक्टली उस डायरेक्शन को ड्राइव क्या करेंगे, कौन से फैक्टर्स होंगे जिसके सहारे आप कहते हैं और जिसके बेस पर आप कहते हैं कि हाँ ये सॉफ्टनेस रहेगी या फिर बाजार ऊपर की तरफ जाएगा? ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है सर। तो मेरे ख्याल से वीरेन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही है, हमें लगा था एक बार कि जब US फेड ने ऐसा माहौल बना लिया है कि वो दिसंबर के पहले हाइक नहीं करेगा, तो ऐसे माहौल के अंदर हमारी मार्केट्स 8 नवंबर तक आराम से रैली कर सकती हैं। ये अजम्पशन पहले था, लेकिन अभी ऐसा लगा है, खासकर जब मिस्टर ट्रंप आगे निकल गए थे पोल्स में डिबेट के पहले, तो एक बार लगा कि वापस एक झटका मार्केट्स को लग सकता है। और अब जो मार्केट का बिगेस्ट ड्राइवर है वो US पॉलिटिक्स है, और अब जरूरी नहीं है कि हम 8 नवंबर का वेट करें। हमें आवश्यकता है कि अब जो हिलेरी के जो चांसेस हैं अप एंड डाउन के, उनके साथ साथ बाजार चलेगा। और दूसरी ओर एक बार टेक्निकल नज़र हमें बाजार पर भी रखनी पड़ेगी कि अगर अभी तक मार्केट में एक चीज़ देखी है कि 26 फरवरी के बाद, 29 फरवरी को जब हमारी बॉटम बनाने के बाद रैली शुरू हुई इस साल, तो वहाँ से लगातार निफ्टी ने अपना जिसको आप हिंदी में देमा वर्ड यूज़ करते हैं, 50 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो एक ऐसा वर्ड है, ऐसा लेवल है, वो 8650 पे है। उस जो भी उस वक्त कॉन्जिक्यूटिव लेवल था, उस वक्त कॉरस्पॉन्डिंग लेवल था, उसको ऑनर किया है। तो अभी वो लेवल है 8650 पे। इस सेटलमेंट है तो इसलिए वो टूटेगा नहीं पहले, लेकिन अगले आने अक्टूबर महीने के अंदर अगर वो लेवल टूटता है जो अभी 8650 है, अक्टूबर सीरीज के अंदर कुछ और भी हो सकता है, और वो अगर टूटता है तो बाजार को आपको एक बार नए सिरे से देखना पड़ेगा कि ये नीचे की ओर जा सकता है। जब तक ये नहीं टूटता है तब तक आपको ऊपर की ओर ही नज़र रखनी चाहिए, और इसके अंदर ये मार्केट अभी भी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का है, और उसके अंदर सेल एट रैलीज का ही मार्केट रहना चाहिए, लेकिन बॉटम लगातार ऊपर बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। ये शर्मा जी, क्विकली, मेरा कंसर्न एक्चुअली मार्केट को लेकर थोड़ा अलग है इस समय, और वो ये है कि आपने जो कहा वो बात सही है। ये जो डॉयशे बैंक का इश्यू है, और इसे मैं आइसोलेशन में देखने की बजाय एक जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, जो कि और टिपिकली मार्केट जब ओवर हीटेड होता है, हायर लेवल्स पे होता है ना, तब इसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है मार्केट। अब ये तो खैर सभी जानते हैं कि ना ही उनकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है कि वो पेनल्टी पे कर पाए, और जिस तरह का इनका प्राइस परफॉर्मेंस इन दिनों है, पिछले 30 साल के लोएस्ट लेवल पे है, क्या ये एक स्नोबॉल बन सकता है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, या फिर एक लोकलाइज्ड क्राइसिस रहेगी जिसका थोड़ा बहुत स्पिल ओवर सारे मार्केट्स पर देखने को मिलेगा? ये वाकई में एक क्राइसिस बन सकता है, कारण बन सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। जो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर मिहिर, जरूरी नहीं है कि आप कंगाल हो जाओ। सिर्फ एक कॉन्फिडेंस का लूज होना अपने आप में बहुत अनफ होता है कि जब लोग उससे पैसे खींचने लग जाएं तो आप एक हेल्दी बैंक भी अपने आप गिर सकता है, और इसकी हालत तो चरमरा रही है। लेकिन उस कंक्लूजन पे पहुंचने के पहले ये देखना पड़ेगा कि 2008 के अंदर जब ये सब चीज़ जो CDSs होते थे और उसके जो भाव बढ़ते थे तो लगातार प्रेशर बनता था, तो उस वक्त ये मार्केट में करीब था $5 ट्रिलियन का, और आज की डेट में जो CDS का मार्केट है वो महज $420 मिलियन का है। उसका एक परसेंटेज अनुपात में बहुत ही कम है। तो अब उसकी वजह से ये और दिक्कतें आना, थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि ये 2008 को रिपीट कर सकता है। और क्योंकि इस तरह की वार्निंग हो गई हैं, और इस वक्त जर्मनी ने बोला भी है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो कारण इसलिए आ रहा है कि ये सपोर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्शन ईयर में हैं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बिकॉज इसको अगर सपोर्ट नहीं किया तो ये कई चीज़ों को ले डूबेगा। ध्यान इस बात पे देना चाहिए कि इसकी जो अपने आप जो जर्मनी की जो GDP है वो $3.9 ट्रिलियन की है। उसके सामने इसकी जो लायबिलिटीज़ हैं, इसके जो ओपन बुक हैं डेरिवेटिव्स के अंदर, वो है आपकी
करीब 54 से 57 ट्रिलियन डॉलर्स की। नेट लेवल पे आप देखेंगे कि तो 1% हो जाएगा। नेट परसेंट पे भी ये काफ़ी है जर्मनी की इकोनॉमी को हिलाने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये इलेक्शन के पहले का इम्पैक्ट है, बाद में इसको जरूर सपोर्ट दिया जाएगा और इसके अंदर कैपिटल इसको रेज करनी पड़ेगी, वरना ये कारण बन जाएगा जिसका आप डर कर रहे हैं, वो डर सामने आ सकता है। चलिए एक बार मार्केट्स को देखते हैं। इंडिसेस निफ्टी का आप देखें बिल्कुल फ्लैट 8709 के स्तर पे आप देख रहे हैं मार्केट ओपनिंग की सबसे बड़ी कवरेज। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश ने आज हमारे साथ अपना फंडामेंटल व्यू शेयर किया, अविनाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया टेक्निकल व्यू बताने के लिए। सुमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो टेक्निकल्स प्रोस्पेक्टिव से आपने बात करी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेमंत अब थोड़ा सा बात करते हैं आई थिंक पुल बैक की, वो स्टॉक्स जो कि आपको ठीक है अभी लेवल्स जो सपोर्ट के हैं बेहद नज़दीक हो, जहां से आपको पुल बैक की गुंजाइश लग रही हो, ओनली बिकॉज ऑफ आई थिंक एक्सपायरी फैक्टर वो थोड़ा सा हार्ड लेवल से ट्रिम हो रहे हैं और रोल ओवर टर्बुलेंस वहां पर है। कुछ स्टॉक्स जो कि आप इन लेवल्स पे पुल बैक के लिए पकड़ना चाहेंगे। वीरेंद्र, जहाँ से पुल बैक की बात रह गई उसके अंदर मैं वो स्टॉक्स देखना चाहूँगा जिनमें काफ़ी शॉर्ट्स बने हुए हैं और ओपन पोजीशंस हैं। उसमें से एक एक्सिस बैंक सबसे ज़्यादा उभर कर आएगा क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है इन शॉर्ट टर्म और मेरे हिसाब से अभी भी शॉर्ट्स ओपन है। तो 535 530 का अगर घर वायलेट नहीं करता है तो मेरे हिसाब से एक बार अटेम्प्ट करेगा टू मूव टूवर्ड्स 560। आज या कल में एक छोटा सा पुल बैक मुझे एक्सपेक्टेड है। और उसी तरह से अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे ऐसे लगता है कि बैंक निफ्टी इटसेल्फ इज राइप फॉर अ रिबाउंड। मतलब अगर ये बाजार 8650 के नीचे नहीं जाएगा जैसे हम कह रहे हैं एक्सपायरी से पहले, तो उसका मेन होगा जिम्मेदार कि बैंक निफ्टी में पुल बैक आ सकता है। मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी 19550 19500 के नीचे जाए। आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू रिबाउंड बैक टू 19700 बाय टुमारो। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी पे नजर रखनी चाहिए फॉर अ पुल बैक। बिल्कुल। शर्मा जी आपके पास मैं लौट कर आता हूँ ये जानने के लिए कि स्टॉक्स पर नज़र होनी कौन से स्टॉक्स पर होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल वक्त है आज के सुपर शेयर का। अंचल बताइए। शुक्रिया मीर। आज का जो सुपर शेयर है वो एरो ग्रेनाइट का है। कंपनी ग्रेनाइट मार्बल कारोबार से एसोसिएटेड है। एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ Q1 नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए। देखिए कंपनी ने Q1 में मुनाफा करीब 4 गुना बढ़ा तो वहीं ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 6 गुना बढ़ता हुआ दिखा। आज कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट जो एस्केलेट हो रही थी उसको कंपनी ने रिवाइव किया, अपने खर्च को कंट्रोल किया, जिसकी वजह से मार्जिन्स और एबिटा और साथ ही साथ बॉटम लाइन तीनों में ही एक अच्छा इजाफा आता हुआ दिखा। कंपनी के मार्जिन्स 9.3% से बढ़ के इस बारी 14.7% रहे और ये ट्रेंड आगे भी जारी रहने का उम्मीद है। स्पेशली Q2 Q3 कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स होते हैं और इस बारी भी ऐसी उम्मीद है कि Q2 Q3 में कंपनी के मार्जिन्स यहाँ से और इसकी एक्सीड होते हुए दिखेंगे। साथ ही कंपनी की वैल्यूएशंस बेहद आकर्षक है। मिहिर, अगर आप मौजूदा कैश EPS में नजर डालें, करीब करीब 10 रुपये की कैश EPS है कंपनी की और FY17 की अनुमानित EPS 16.5 रुपये और P मल्टीपल महज 9 का। सेक्टर जिस सेक्टर में कंपनी ट्रेड करती है उसका अभी मौजूदा पी करीब 20 का है और शेयर अभी मौजूदा पी में करीब 11-11.25 पे, तो बेहद सस्ते दरों पे अवेलेबल है। यहाँ से एक अच्छी अपसाइड होल्ड करता है। एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स कंपनी पोस्ट कर चुकी है और एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। इन्हीं सब ट्रिगर्स को देखते हुए सिस्टमैटिक्स सिक्योरिटीज मानता है आप खरीदारी करिए एरो ग्रेनाइट के शेयर में। आपके लिए टारगेट रहेगा 150 रुपये का। जी हाँ बिल्कुल। तो आप नज़र रख सकते हैं काउंटर करीब 9.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। एरो ग्रेनाइट का काउंटर 78 इनफैक्ट ऑलमोस्ट 79 पर जाते हुए। शर्मा जी कमिंग बैक टू यू, अब ऐसे में कौन से स्टॉक्स पर इस समय नज़र रखनी चाहिए? इस वक्त जो सबसे अच्छी नज़र रखनी चाहिए वो उसका जिक्र आप लोग पहले से कर चुके हैं और कर रहे हैं। ये पहले भी कहता रहा हूँ इस आपके प्रोग्राम के अंदर कि क्रूड मेरे को किसी भी एंगल्स में $60 के ऊपर जाता नहीं दिखता और अभी तो उसकी गुंजाइश नहीं लगती। तो ऐसे माहौल के अंदर आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अच्छा करेंगी। इनमें से कौन सी चुननी चाहिए? तो मेरे ख्याल से 2 कंपनियां, एक तो अगर इसके अंदर ये देखें कि कौन सी ऐसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जो खुद प्रोड्यूस जितनी करती है उससे ज़्यादा बेचती है,
तो वो है HPCL। तो मार्केटिंग मार्जिन का यहाँ पे फ़ायदा होगा, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा BPCL को इस नज़रिए से देखा जा सकता है कि उसका जो नॉन ऑयल रेवेन्यू है और उसको भी वो बढ़ाने के उसके टारगेट के अंदर है। तो अब उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अपने जो यूज़ है, जो उसके पास पेट्रोल पंप्स हैं, उनको अच्छी तरह से यूज़ करेगी और अन्य सर्विसेज भी वो देना चाहेगी। तो ऐसे माहौल के अंदर ये दोनों ही कंपनियां एक इन्वेस्टर आराम से इनको खरीद सकता है। ऑब्वियसली मार्केट का और क्रूड का इनके ऊपर उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन ये ग्रेजुअली आपको फ़ायदा देके जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। हेमंत, इनफैक्ट मैं इसी स्पेस से बात करने वाला था आपसे भी। HPCL, BPCL क्या रोल ओवर स्ट्राइक कर रही हैं कंपनियां? आई मीन सबसे ज़्यादा तो HPCL में रोल ओवर है। आपकी राय क्या है हेमंत? आप किस ट्रजेक्टरी में, आई मीन क्योंकि देखिए क्रूड फैक्टर इनके पक्ष में है, नो डाउट, इंडेक्स चाहे जो भी करे, लेकिन क्रूड फैक्टर इनके पक्ष में है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते बात को। दैट मीन्स अक्टूबर के लिए हमारे पास अच्छे कारण हैं, स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स, क्रूड फैक्टर। आप इनको किस रेंज में एस्टिमेट करेंगे? देखिए, पहली बात ये वीरेंद्र, रोल ओवर्स बहुत इनकरेजिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलरेडी मेरे ख्याल कल तक HPCL 61% पे था। मेरे ख्याल से आई एम एक्सपेक्टिंग HPCL टू डू दिस टाइम 85 to 90% रोल्स, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि कल एक्सपायरी है। थोड़ा सा भी डिप आए 415, 418 उसके आसपास आप स्टॉक लीजिए, क्योंकि अब 410 और 410 के पुट राइटर्स जिस तरह से एक्टिव हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता HPCL उसके नीचे जाएगा। और मे बी नेक्स्ट सीरीज इट विल ट्राई टू अटेम्प्ट जो उसका हाई था जब स्प्लिट से पहले बना है 440, 443 का, तो मेरे ख्याल वो टारगेट दिमाग में रखना चाहिए। तो थोड़ा सा भी डिप आए तो आप जरूर लीजिए HPCL, बट वी विल बी टारगेटिंग अराउंड 415, 418, दैट विल बी द राइट एज टू एंटर। बिल्कुल। IT स्टॉक्स पर हेमंत आपका व्यू क्या है? कल हमने IT पर काफ़ी विस्तृत बात की थी, इनफैक्ट इंडस्ट्री प्लेयर्स से भी बात हुई थी। कीपिंग द US इलेक्शंस इन माइंड, ये स्पेस काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है। देखिए मीर, मैं बहुत स्टॉक स्पेसिफिक बात करना चाहूँगा। मुझे हमेशा से लगा है कि ये दे आर कम्प्लीटली डिवाइडेड। मुझे नहीं लगता IT एज अ सिंगल इंडेक्स कैन मूव वेरी अप। उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि 4% रोल ओवर हुआ है निफ्टी IT में अगेंस्ट एन एवरेज ऑफ 32%। वैसे भी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती निफ्टी IT में एज एन इंडेक्स, बट रोल ओवर्स काफ़ी डिस्करेजिंग है। लेकिन आप स्टॉक स्पेसिफिक देखें, मुझे अभी भी लगता है कि HCL टेक स्ट्रॉन्ग है, 42% पोजीशंस रोल हुई हैं और एवरेज से ज़्यादा हैं। स्टॉक 780, 775 का बॉटम बना रहा है। एक बार जब भी स्टॉक 800 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, देन द टारगेट इज 830। तो जस्ट वॉच HCL टेक, जैसे ही 800 क्रॉस करे आप इस पे लॉन्ग करिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 785 एंड 830 का टारगेट है, लेकिन वो भी स्टॉक में 800 के ऊपर ही लॉन्ग करूंगा। तो IT एज अ पैक शायद मुझे इतनी बाइंग नजर नहीं आ रही है, बट HCL टेक अगर आपको IT में एक्सपोजर लेना है तो HCL टेक इज अ सेफ बेट। इस बीच एक स्पेस शर्मा साहब जिस पे बाजार ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शो किया है पिछले 10 सेशन में, वो है फार्मा। अरविंदो को देखिए, आप बायोकॉन को देखिए, सिंजिन को देखिए, डिशमैन को देखिए, क्या सब्सटेंशियल मूव है यहाँ पर। एक तो माहौल ऐसा था, बाजार का इस पे झुकना लाजमी था, लेकिन आपकी प्रेफर्ड पिक शर्मा साहब इस स्पेस में क्या है इस वक्त, एंड स्पेशली अगर कोई मिड कैप में हो तो? जी, इस वक्त हमारी जो इस वक्त कोई नहीं है आपको मैं बता पाऊंगा फार्मा मिड कैप के अंदर कोई स्टॉक, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि IT और फार्मा जिसको ये समझा जाता है कि स्ट्रॉन्ग डॉलर का इनको फ़ायदा मिल सकता है, तो न तो उतना डॉलर स्ट्रॉन्ग रहा है और न ही इनका किसी एक की जो इनका गाइडेंस IT कंपनीज का अच्छा नहीं है, और ऊपर से फार्मा के अंदर एक से एक दिक्कतें आती रहती हैं। फिर भी दोनों के अंदर अगर हम ये देखें कि आवश्यकता US को कितना भी वो एंटी बाहर वालों के क्यों ना हो, तो किसको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है? तो IT के मुकाबले मेरे ख्याल से फार्मा को फिर भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज वो जॉब्स नहीं हैं, जो जॉब जो क्रिएट करना चाहते हैं वो US में वो एसेंशली IT के अंदर हैं। तो मेरे ख्याल से फार्मा इस रिलेटिव सेंस में अच्छा रहेगा, और IT तो वैसे ही ग्रोथ अच्छी नहीं है, और ऊपर से अगर पॉलिसीज इस तरह की और फर्दर आ गई तो यहाँ पे तो और भी दिक्कतें आने वाली हैं। तो इसके अंदर अंडरवेट ही रहना चाहिए इस वक्त, और इसके अंदर भी
यू शो मी द फेस, आई विल टेल यू द स्टॉक वाली बात है। इसके अंदर वो मिड कैप स्टॉक जिनका जिक्र किया था पहले, एक मैंने आपके यहाँ पे एम्फेसिस पे, तो उसका डिविडेंड भी अब आ गया है, 16 की बजाय 20 रुपए डिविडेंड दे रहा है, ज़्यादा है, लेकिन अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा थी। तो अगर आपने पहले लिया हो मेरे कहने से, तो प्रॉफिट बुक आप इसमें चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज आपके लिए लेवल से ऊपर है, और होल्ड करना चाहें तो किसी प्रकार का हर्ज नहीं है। बिल्कुल।